नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इन दिनों सिद्धांतों की जगह अहंकार और औकात की भाषा सुनाई दे रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की आंतरिक कलह ने संगठन सृजन अभियान के जरिए मजबूती के दावों को धराशायी कर दिया है। पीसीसी में एक महिला सचिव के इस्तीफे ने पीसीसी नेतृत्व के खिलाफ जो मोर्चा खोला, उसने संगठन के भीतर पद और प्रतिष्ठा के संघर्ष को सड़क पर ला दिया है। अब मामला विचारधारा से भटककर सीधे व्यक्तिगत हमले और पीसीसी चीफ की औकात नापने तक पहुंच गया है। और पहले जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वार्थी तत्वों को लेकर राजनीति करती है और दीपक भाई जी का कोई औकात नहीं है किसी को कुछ बना दें। वो तो पिछले जब से वो अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, तब से उनका कार्यकारिणी का नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। तो चटर्जी बहन को मैं निवेदन करता हूं कि कहां इनके चक्कर उक्कर में पड़े हो। आओ, जो भारत को आगे ले जाने वाला है, भारत को विश्वगुरु बनाने वाला है, भारत को विश्वमित्र बनाने वाला है, उस पार्टी में शामिल हो जाओ और कंधा से कंधा मिला करके चलो। दीपक भाई जी के बारे में उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने वाले व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से दीपक भाई जी के नेतृत्व में एक कुशल संगठन चल रहा है, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सक्रियता के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लगातार काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं हो रहा है कि एक ट्राइबल नेता इस प्रकार से लड़ाई लड़ सकता है, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गलत विचारधाराओं का विरोध कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा जी का बयान अपने आप में हास्यप्रद है। उनको समझ नहीं आती संगठन के विषय में बात। तो देखिए, बयानबाजी का दौर जारी है और एक बार फिर कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी की और औकात शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद से सियासी पारा गर्मा गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण साहू जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे शिव सिंह ठाकुर साहब। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत करूँ आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले ठाकुर साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो बैस साहब है उनकी कोई औकात नहीं है, वो किसी को कुछ बना दें। और इस तरीके से निवेदिता चटर्जी ने इस्तीफा दिया है, कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? दीपक भाई जी लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके पहले से भी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने जो है एनएसयूआई से राजनीति चालू की है और एनएसयूआई के छात्र संगठन से होते होते आज वो प्रदेश अध्यक्ष पे पहुंचे हैं। सांसद भी बने हैं, विधायक भी रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो सारे पदों को उन्होंने लगभग कांग्रेस के सुशोभित किया है। और जो कांग्रेस में हमारे जो सेक्रेटरी ने इस्तीफा दिया है, पार्टी से तो अभी नहीं दिया है, और हमारी कांग्रेस पार्टी में सभी को जो है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी पद में बैठा हो, उसे बोलने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है। हमें अपनी बातों को रखने का जहां तक है सारे रखते हैं और उस सब चीजों को हमारी पार्टी जो है सुनती है, समझती है। उसके बाद हाईकमान उसमें निर्णय लेती है। तो जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो इस्तीफा दिया है तो उसको जो है देखा जाएगा कि क्या स्थिति थी, किस परिस्थिति में उन्होंने दिया है। लेकिन हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता से लेकर नेताओं को बोलने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है, विचारधारा के साथ पार्टी हमारी चलती है। ठीक है, प्रवीण साहू जी, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि हमारे यहाँ एक लोकतंत्र काम करता है और हर कोई अपने विचार पेश कर सकता है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बयान विधायक ने दिया है, पुरंदर मिश्रा जो कह रहे हैं, वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। बताइएगा, क्या कुछ पक्ष आपका है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, जनता को प्रणाम। आदरणीय शिव जी और ऋषभ जी, आपको भी नमस्कार, प्रणाम।
देखिए, लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं मैं कहूं तो बार बार कहता हूं कि यथार्थ की राजनीति से वास्तविकता रूप से परे हट चुकी है, अपने कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं कट चुकी है। उसका जीता जागता प्रमाण ये अगर कहें तो प्रदेश सचिव का त्याग पत्र स्पष्ट रूप से दिखाता भी है। और देखिए, आपके महत्वपूर्ण चैनल पर हमने कुछ दिन पहले डिबेट किया था कि जब इनके मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, एक मृत कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं मंडल अध्यक्ष का पद दे दिया जाता था, जबकि उसकी मृत्यु लगभग 6 से 7 महीने पहले हो चुकी होती थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी को ना अपने कार्यकर्ताओं की ना अपने संगठन की चिंता है। केवल आला कमान जो शब्द का इन्होंने उपयोग किया ना, केवल उसके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। और ये देखिए, अगर हम कहें तो चटर्जी जी का अगर पत्र मैंने निश्चित रूप से पढ़ा है, उस पत्र के माध्यम से उनकी पीड़ा स्पष्ट रूप से दिख रही है कि इस प्रकार उनको कहीं ना कहीं कर कहें तो लगातार उपेक्षित किया जा रहा था। और ये बार बार केवल अगर हम बात करें तो प्रत्येक कार्यकर्ता को यही कहना है कि लगातार उनकी उपेक्षा की जाती है और केवल बड़े पद और क्या बड़े जवाबदारी केवल उनको मिलती है जो चरण वंदना करते रहते हैं, कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ ऐसा क्यों है? कौन सा ऐसा लोकतंत्र है भाई? यदि लोकतंत्र होता तो चटर्जी जी को उनकी बात को सुनी जाती और उनको त्याग पत्र देने पर विवश क्यों हो जाता? और देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं आदरणीय ऋषभ जी आपको बताना चाहता हूं, दीपक बैज जी की नियुक्ति तो कर दी जाती है, लेकिन नियुक्ति की तिथि देखिएगा कि 12 जुलाई सन 2023 को उनकी नियुक्ति होती है। आज अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 साल पहले उनके पास खुद की कोई कार्यकारिणी नहीं है। उनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की जो कार्यकारिणी है वो आज तक उसी के भरोसे अपने कार्यकाल को चला रहे। तो उधार के जो कार्यकारिणी के भरोसे अपने कार्यकाल को चला रहे, वो कहां अगर हम कहें तो कहां के प्रदेश अध्यक्ष? निश्चित रूप से उनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। और आज दीपक बैज जी को भी केवल रबर स्टैंप बना दिया गया है। अगर रबर स्टैंप नहीं होते तो अपने कार्यकाल का अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाते। आदरणीय शिव सिंह ठाकुर जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनको बड़ा पद दिया जाता है। बहुत जितने भी अच्छे नेता है उनको कहने का सम्मान दिया जाता, लेकिन चटर्जी जी का इस्तीफा शिव सिंह ठाकुर साहब, क्योंकि चर्चा लगातार जब होती है और कई बार हमने चर्चाएं देखी, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। बिल्कुल प्रवीण जी, आपकी महत्वपूर्ण तर्क है और लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चाओं का दौर लगातार बन रहा है। कई बार भी ऐसी स्थिति पार्टी के भीतर बनती है। ठाकुर साहब, कई बार हम देखते हैं कि बीजेपी ये भी कहती नजर आई है कि सुना नहीं जा रहा दीपक बैज साहब को, उनकी बात की सलाह मशवरा नहीं होते हैं। सीधे फैसले जो पार्टी के स्तर के यहाँ के भी है वो भी आला कमान ले लेते हैं, वह दिल्ली से लिए जाते हैं, दिल्ली दरबार तय कर देता है। तो यहाँ पर भूमिका क्या है दीपक बैज साहब की? और साथ ही जिस तरीके से मामला सामने आया है, मौका तो कांग्रेस ही दे रही है बीजेपी को। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले मैं साथी प्रवक्ता का जवाब कि इनके भी जब मंडल की नियुक्ति हुई थी तो उसमें हाथापाई मारपीट तक नौबत आई थी और कई कार्यकर्ताओं का जो है सर फूट गया था। तो इनके पार्टी में जो कि ये हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ शुभ भैया, बिल्कुल है, रिकॉर्ड है, अभनपुर में हुआ था। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, अभनपुर के मंडल के जो नियुक्ति के समय में मारपीट हुई थी, ये आप देख लीजिएगा जो मेरी जानकारी में है। नहीं, वो तो इसको मना दावा ऐसे करूंगा कि रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, लेकिन हुआ था ये मालूम। वो मना कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कि मैं अगले बार आप डिबेट में बैठेंगे तो वो रिकॉर्ड लेके आऊंगा या इनको दे दूंगा मैं। ठीक है ऋषभ जी, पहली बात। तो दूसरी बात जो है ये मैं जो है मुझे आज मैं संयुक्त महामंत्री हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, प्रवक्ता भी हूँ, और दूसरा मेरे को रायपुर विकास प्राधिकरण का जो है उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। मैं यूथ कांग्रेस से मैं भी नबीजा चटर्जी जो है वो मेरे साथ सेक्रेटरी थी, मैं प्रभारी सचिव था, हमारे सब टीम में थे। उनको बहुत सम्मान दिया गया है और उसको बराबर जो है सम्मान देते रही है पार्टी। और जिस प्रकार से वो किए हैं उसको पीछे जाके एक बार देखना पड़ेगा कि क्या था, लेकिन पार्टी ने सभी को, हमारे कांग्रेस में दीपक बैज जी ने भी जो है सम्मान दिया है। और वो तो जैसी वो बने थे उसके बाद लेकिन देखिए क्या है ना ठाकुर साहब, कांग्रेस में बात कहना पड़ रही है, आपको बात समझानी पड़ रही है। बीजेपी एक बात कहती है कि हमारे कार्यकर्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है, एक एक कार्यकर्ता की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, उसके हिसाब से जिम्मेदारी मिलती है। और कई बार ऐसे नाम निकल कर सामने आते हैं जिनको पता नहीं होता है, चर्चा उनकी नहीं होती है, उनको बड़ा पद मिल जाता है। तो कांग्रेस की जब इस प्रक्रिया पर सवाल होते हैं, लगातार हम पिछली कुछ डिबेटें भी कर रहे हैं, लगातार जो दिल्ली में फैसले लिए जा रहे हैं, कई कार्यकर्ता कई नेताओं को ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो इसे लेकर कांग्रेस को एक स्पष्ट तरीका तय करना पड़ेगा प्रक्रिया को लेकर। अरे ऋषभ जी, एक ही चीज बता दूं, बृजमोहन अग्रवाल जी की क्या स्थिति है, इतना सीनियर लीडर हैं, उनकी क्या स्थिति है। नरकी राम कंवर जी आदिवासी नेता हैं, जो मेरे को मौका मिला है वह अपने आदिवासी, लेकिन ठाकुर साहब बात ठीक कह रहे हैं, वो बहुत बड़े कद के नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता। क्या स्थिति की आप ये तुलनात्मक थोड़ा समझ नहीं आया, किस तरह की आप बात कर रहे हैं?
ये स्थिति है ऋषभ जी बोलने का। ऋषभ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इतने बड़े कद के नेता की सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि बृजमोहन अग्रवाल जी कोर्ट तक जाना पड़ गया, उनको जो है कोर्ट का रास्ता देखना पड़ गया। सरकार और पूरे जो है उनको जो है किस प्रकार से तिरस्कार कर रही है। ननकी राम कंवर जी को धरना देना पड़ गया, आदिवासी वरिष्ठ नेता को, एक सीनियर लीडर की। हमारे यहाँ तो सुनवाई हो रही है, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर, उनकी बात को सुना जाएगा। अभी कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इनके यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी जम्बूरी में जो स्थिति हुई, आप देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल जी सीनियर लीडर को कोर्ट तक जाना पड़ा। उसके बाद ननकी राम कंवर जी ठीक है, देखिए आपके अपने अपने तर्क हो जाते हैं, लेकिन प्रवीण साहू जी, जब अगर पार्टी के तमाम मामलों की ओर हम रुख करें तो तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कई मामले सामने आते हैं। ननकी राम कंवर साहब का तो लगातार बयान वो चर्चा में रहे ही हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से अग्रवाल जी भी जिस तरीके से उनके फैसले देखने को मिले, उनके बयान देखने को मिले, उसको लेकर तो पार्टी के आपके यहाँ भी सवाल खड़े किए जाते हैं। आप कांग्रेस के थी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, चर्चा होती है, फैसले भी लिए जाते हैं, तो आपका तरीका भी कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन चीजें तो आपके यहाँ भी देखने को मिलती हैं। देखिए, जो लोकतंत्र की कांग्रेस बात कर रही थी, मैंने तो बता दिया ना कि बताया मुझे कहा लोकतंत्र है। अगर हम बात करें तो दीपक बैज जी की 12 जुलाई सन 2023 को नियुक्ति होती है। ऐसा अध्यक्ष इसको पावर नहीं कि अपनी कार्यकारिणी को तय कर सके। जब भी दिल्ली जाते, दिल्ली से जब भी वापस आते तो प्रेस को कहते हैं कि भाई मैं अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करूंगा। अरे कब विस्तार करेंगे, पहले कार्यकारिणी बना तो लीजिए। बनाए होते अपनी कार्यकारिणी तो विस्तार करते। उधार की कार्यकारिणी पर स्वयं चल रहे हैं। निश्चित रूप से अगर कहे तो बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अच्छे आदिवासी नेताओं का कांग्रेस पार्टी लगातार अपमान कर रही है। और जिस विषय पर आज अगर हम डिबेट कर रहे हैं, चटर्जी जी के त्याग पत्र पर, मैं फिर से इसका पूछना चाहता हूं कि लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 18 से 20 घंटे उनके त्याग पत्र को हो चुका है। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता आदरणीय चटर्जी जी के घर मिलने गया है? क्या उनसे संपर्क हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शिव सिंह ठाकुर जिस विषय को कहते हैं कि भाई बहुत सम्मानित नेता है, उनसे चिंतन मंथन किया गया, लेकिन इतने देर में कभी कहीं ना कहीं इस विषय का उल्लेख नहीं किया गया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उनसे दोबारा संपर्क किया जाए, क्योंकि चिंतन मंथन और मनन इनके होता ही नहीं है। भाई इनके तो ऐसा है कि भाई आ गए तो आ गए, जाओ तो निश्चित रूप से चले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता। पहली बात देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी को भाई बहुत सम्मान दिया जा रहा है, पार्टी का वरिष्ठ नेता है, आज सांसद है, बहुत लोकप्रिय सांसद है, और देश में अगर हम कहें तो टॉप 10 ऐसे सांसद है जिनका लीड बहुत ज्यादा है, तो निश्चित रूप से सबका सम्मान हो रहा है। वही इनके यहाँ दीपक बैज जी अध्यक्ष कहते हैं। फिर से आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के दिन पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे उनके यहाँ घर पे कहते हैं कि भाई प्रदेश का अगर कोई मुखिया हो तो भूपेश बघेल जैसा, क्योंकि उनका जो नेतृत्व बहुत अच्छा है। इसका मतलब दीपक बैज जी के नेतृत्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और लगातार ऐसा विषय केवल एक बार नहीं, बार बार आता रहा है। जिलाध्यक्ष की जब नियुक्ति होती है तो आदरणीय ऋषभ जी, आप ही के चैनल पर मैंने चर्चा किया था कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का वर्चस्व दिखता है, चरणदास महंत जी का वर्चस्व दिखता है। तो बताइए दीपक बैज जी का वर्चस्व क्यों नहीं दिखता? क्या वो केवल रिमोट कंट्रोल है, केवल नाम के अध्यक्ष है? लगातार कांग्रेस पार्टी कहती कि लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष का तो सुन लेते। नहीं सुन पा रही है, केवल नाम के अध्यक्ष है, काम के नहीं है। और देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए अगर इनको चिंतन मंथन करना होता तो देखिए टेलीफोन के माध्यम से अगर घर जाकर अगर संवाद कर ले चटर्जी जी से तो कितना देर लगता है? टेलीफोन में, व्हाट्सएप में तो बहुत कम समय लगता है। तकनीक का युग है, लेकिन तकनीक का उपयोग इसलिए नहीं करना क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस कार्यकर्ता से संपर्क हो। इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रखा, क्योंकि केवल परिक्रमा के माध्यम से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बनते हैं। वास्तविकता जो कार्यकर्ता जो धरातल पर काम करता है उनके अंदर कोई पूछ और जो है कोई परख नहीं होती है। ठीक है ठाकुर साहब, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे, हमने देखा कि स्वीकार किया गया था गाहे बगाहे कि गुटबाजी एक बड़ी समस्या थी पार्टी के भीतर, जिसके चलते परिणाम का हार का सामना करना पड़ा। ये पार्टी ने खुले तौर पर कई चीज़ों का जिक्र किया था, और चाहे हम इससे पहले देखें तो टी एस सहदेव को हम देखें, खुले तौर पर वो बात रखते आए हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी तालमेल की कमी आई है पार्टी के भीतर जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ा है। और अभी जिस तरह के बीजेपी जिक्र कर रही है कि दीपक बैज साहब की भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। कार्यकारिणी की बात भी लगातार आपसे पूछी जाती है, क्यों अभी तक नहीं उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई है? अगर वो उनका हस्तक्षेप है, उनकी भूमिका है, उनकी नेतृत्व है, तो क्यों वो स्थिति पार्टी में नजर नहीं आती है? और दूसरी बात जो चटर्जी है, निवेदिता, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अब वाकई में जो बात कही है वो गंभीर बातें हैं कि उनके साथ वाले बहुत आगे बढ़ गए हैं, सांसद विधायक तक बने हैं, उनके साथ वो अभी तक वही हैं, 11 सालों का संघर्ष हो गया है, तो अपेक्षा तो की गई है सीधे तौर पे। इसको लेकर तो खुद वो कह रही है, तो इसके सवाल देखने को मिलेंगे। ठाकुर साहब जी, ऋषभ जी, प्रदेश सचिव भी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, उनको और भी आगे सम्मान मिलेगा, लेकिन प्रदेश सचिव बनने के लिए भी कई संघर्ष और कई मतलब मेहनत करके ही आदमी वहां पहुंचता है। ऐसा आसानी से प्रदेश सचिव मिल नहीं जाता। प्रदेश सचिव भी बहुत बड़ा पद है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो ऐसा समझ रही है, उनको खुद कहना पड़ रहा है, इससे क्या कहिएगा? अब ये बीजेपी ने तो कोई आरोप लगाया नहीं है, वो खुद आके कह रही है। वही इसी को तो जी ऋषभ जी इसी को समझना है कि भाई वो कहाँ ऐसा उसको ऐसा लगा कि आज प्रदेश सचिव बनने के लिए भी लोग जो है आज बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से पीछे रह जा रहे हैं वो तो। लेकिन उन्होंने प्रदेश सचिव का भी सम्मान मिला और उसके बाद सरकार में भी उनको पद मिला था। आज भूपेश जी की सरकार में भी उसको जो है शिक्षा विभाग में सदस्य बनाया गया था, एक सरकारी पद भी दिया गया था। फिर उसको कैसे किस तरीके से इसको बरगलाया गया है, कौन इसके पीछे है? अच्छा, इसके पीछे भी आप साजिश देख रहे हैं किसी भी दल का ऋषभ जी, लेकिन हो सकता है भाई सरकारी पद मिला था, सदस्य थी वो और सचिव थी, उसके बाद इनको क्यों ऐसा लग रहा है? तो इसके पीछे क्या है ये समझना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और बोलूंगा ऋषभ जी की हमारी पार्टी में तो बोलना गया, धरना प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आया, कोर्ट जाने की नौबत नहीं आई। इनके अब बड़े नेता जब शंकीराम कंवर जी को धरना देना पड़ा तब जाके जो है सुनवाई हुई, इसके पहले वो पत्राचार करते रहे। इनकी पार्टी में कोई वो नहीं, वो जो क्या कैडर पार्टी, कैडर मतलब आपको सिर्फ आदेश का पालन करना पड़ेगा। यस ठीक है, यस मैन, ठीक है। प्रवीण साहू जी, वैसे तानाशाही आपकी पार्टी में कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो समझ रही है कांग्रेस पार्टी कि क्या इसके पीछे की वजह है कि निवेदिता चटर्जी इस्तीफा दे रही है, अच्छी खासी स्थिति में वो थी, अब उसके पीछे भी वो कहीं ना कहीं गाय बगाए कह रहे हैं कि इसके पीछे की साजिश कुछ हो सकती है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसे कह रहे हैं कि बरगलाया उनको गया है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, उन्हीं के पत्र का अगर उल्लेख कर लिए होते तो कांग्रेस पार्टी को अपनी यथार्थ की कहीं ना कहीं जानकारी हो जाती। उनका पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा था, उसमें लिखा था कि देखिए वार्ड स्तर पर भी यदि टिकट दिया जाता है तो कार्यकर्ता को नहीं दिया जाता, किसी बड़े नेता के परिवार के बहू को टिकट दिया जाता है। ये भाजपा का आरोप नहीं है, मेरा आरोप नहीं है, उनके पत्र में लिखा है। और जो महत्वपूर्ण बात देखिए, उनके जो पत्र में लिखा हुआ है कि एआईसीसी के सचिव को पद का तो महत्व का है, लेकिन जो पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का पद का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने पीसीसी के सचिव के पद का जो है डिवैल्यूएशन क्यों किया, अरे उसके महत्व को कम क्यों किया, इनसे पूछना चाहता हूं। और महत्वपूर्ण चीज देखिए, आदरणीय देखिए ऋषभ जी, मैं जात पात पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन निवेदिता चटर्जी का बयान में इस पत्र में क्या लिखा हुआ है कि वो एसटी ओबीसी तो नहीं है, लेकिन जनरल है, इसलिए पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया है। और ये मेरा भाजपा का कोट नहीं है, उनके पत्र में उल्लेख है कि वे जनरल कैटेगरी से आती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया। इसका मतलब सवर्णों के साथ, ब्राह्मण लोगों के साथ, अगर हम कहें सामान्य वर्गों के साथ कोई यदि व्यक्ति कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? क्या महिला का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उनका अपमान करते आई है, और इसका प्रमाण उनके कहने के पत्र में उल्लेख है। दूसरा चीज देखिए, बार बार उनके पत्र में उल्लेख है कि भाई जो जीते हुए जो जीत सकते हैं, जिनमें क्षमता है जीतने का चुनाव, उनको इन व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता। रायपुर दक्षिण का उल्लेख किया है। आदरणीय इनसे पूछना चाहता हूं कि लगभग साल भर पहले ही चुनाव हुआ, बताइए, अभी तो आपको चिंतन मंथन करना चाहिए था। चिंतन मंथन किए होते तो चटर्जी जी को आपने कभी कहने के उनको सम्मिलित करना चाहिए था। इतने वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं को यदि त्याग पत्र देना पड़ा, क्विक रिएक्शन ठाकुर साहब, फिर मनीष वोरा जी के पास जाऊंगा। ठाकुर साहब, क्विक रिएक्शन चेन्नई करिए। जी बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पार्टी में जो है सबको सम्मान मिलता है, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर, देखो माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए हैं। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष जो है ऋषभ जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है। इनके बात करें कर्नाटक के सीएम की रेस होती है, वहां पर रस्साकसी होती है, तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना पड़ता है कि भाई आला कमान से पूछेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, किसी को पता ही नहीं है, ना पार्टी में चर्चा हुई, ना लोगों को पता चला, न किसी में बताइए, अचानक रात में तोड़ दिया गया, चुनाव भी लड़ा गया, तो एक मतलब किसी की हिम्मत नहीं, मोदी शाह के डर से किसी की हिम्मत नहीं, दूसरा व्यक्ति इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फार्म भर दे, इतना डर है मोदी शाह का पार्टी में, जबान खोल नहीं पा रहे लोग। हमारे यहाँ बोलने का पूरा अधिकार है, जो इनके यहाँ बोलते हैं। ठीक है, देखिए समय की सीमा है, समय लगातार पूरा हो रहा है, लौटूंगा एक एक करके हम आएंगे, एक एक करके बातें के नेता लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ठीक, एक एक करके हम आते हैं। मनीष वोरा साहब भी हमसे जुड़ गए। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
लगातार आप ये तर्क देख रहे होंगे और जिस तरीके से स्थिति बनी है, निवेदिता चटर्जी ने जो इस्तीफा दिया सचिव के पद से, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? और खासकर जो बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि उनकी उपेक्षा की गई है, कई अपेक्षाएं उनको थी, पूरी नहीं की गई, कैसे इस पूरे मामले को आप देखेंगे? कांग्रेस के ऊपर ये सवाल मौके दर मौके कई बार खड़े होते रहे। बीजेपी पूछ रही है कि दीपक वैद्य साहब की भूमिका क्या है? वो कह रहे हैं किसी तौर पर कि वो औकात नहीं है इनको किसी को कुछ बना दें। आप इस पूरी स्थिति को कांग्रेस के अंदर कैसे देख रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब में कार्यकर्ताओं का दर्द जो है वो आता है जब पार्टी में उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है उस समय में। लेकिन ये जो अभी जो पत्र निवेदिता जी ने लिखा है वो निश्चित रूप से देखिए उन्होंने अपने दर्द को बयान किया है, उसके साथ उन्होंने अपना व्यक्तिगत भी लिखा है कि देखिए मेरे को लंबे समय तक ये कहा जाता रहा कि आप आइए आइए, हर कर्तव्य के निर्वहन के लिए मुझे फोन आता गया, मगर जो मुझे पार्टी को सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान मुझे पार्टी ने नहीं दिया। उनका व्यक्तिगत दर्द भी छलक करके बाहर आया है। और इसके साथ देखिए एक चीज और ये है कि कांग्रेस में ये पहली बार नहीं हुआ है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जो दर्द है वो गाहे बगाहे निकल करके सामने आते रहता है। और लगातार ये चीजें आती है कि इसमें ये बातें कही जाती है कि भाई देखिए हमारा सम्मान नहीं हुआ या हमको जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए सत्ताधारी दल में कार्यकर्ता इस प्रकार की बात करें निश्चित रूप से उसमें माना जा सकता है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो कांग्रेस में देश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी, उनकी भी सोच ये है कि वो कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाह रहे हैं। मगर जो पार्टी के सेकेंड लाइन के जो लीडर्स हैं, जो प्रदेशों में लीडर्स बन करके बैठे हैं, वो लोग इसमें कहीं ना कहीं आकर के अपनी पसंद और नापसंद को जो है शामिल करवाते हैं। और उस पसंद और नापसंद के बीच में जो स्थितियां बनती है, जो कार्यकर्ता रह जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को कोई स्थान नहीं मिल पाता है। वो देखिए जिस प्रकार से इनका दर्द सलग करके आया है, तो निश्चित रूप से ये जो बात है, इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस पर सही एक्शन लेकर के और उनको मनाया जाना चाहिए कि आप पार्टी में बने रहें, आपको समय आने पर यथोचित सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल ठाकुर साहब, देखिए आपने पूरी बातों को सुना और वाकई में देखिए संगठन के ऊपर तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अब इस तरह से कोई अगर आपका कोई नेता है, कार्यकर्ता है, किसी पद पर कोई संगठन में है, इस तरह की बातें खुलकर आना दर्शाता है कि संगठन में किस तरीके से बातों को गंभीरता से लिया जाता है। तो इसको लेकर जो बीजेपी सवाल खड़े करे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको भी मंथन करने की आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि विपक्ष में है, अभी सत्ता में भी आप नहीं है। देखिए ऋषभ जी, फिर मैं यही बात कहूंगा कि उनको बहुत सम्मान मिला है। भूपेश जी की सरकार में उनको शिक्षा विभाग में सदस्य बनाया गया था, बराबर वो जो है शिक्षा विभाग के हर मीटिंगों में सरकारी पद दिया गया था। उसके बाद सचिव का पद भी दिया गया है। आगे भी जब उनको सम्मान किया जाता, वो क्या पार्टी में जो है इंतजार करता है, ऐसा थोड़ा सा तो सब मेहनत करने के साथ साथ सेक्रीफाई भी किया जाता है। देखिए आपने पहले भी तर्क आपने दिए हैं, मुझे लगता है ठीक है, इस पे कांग्रेस और विचार कर रही है किस तरह से चीजों को सुलझाया जाए, और बीजेपी लगातार अपने तर्क देती आई है। हालांकि कई मामले बीजेपी के भीतर भी देखने को मिलते हैं, तो फिर बीजेपी जब अपनी पार्टी की बात आती है तो उसके भी तर्क देखने को मिल जाते हैं। खैर चर्चा इस पर आगे और हो सकती है, समय पूरा हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष वरा जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी पारा गर्मा क्या है, वजह है कांग्रेस कमेटी की सचिव निवेदिता चटर्जी ने इस्तीफा दिया है, और कई तरह के आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर भी लगाए हैं, कांग्रेस संगठन पर भी लगाए हैं, उनके साथ उपेक्षा उनके की गई है। इसको लेकर अब बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस एक बार फिर संगठन के तौर पर सवालों के घेरे में आ गई। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।